नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार सर्वज्ञ टेस्ट में। दोस्तों, आज के ये प्रश्न पहली शिफ्ट के रहने वाले हैं दोस्तों, जो कि एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। 100% हमने ये प्रश्न उन बच्चों से लिए हैं जो कि एग्ज़ाम देकर आए हैं अभी। तो याद रखना, एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका भी पेपर आने वाली शिफ्टों में है तो पूरी मेहनत से पढ़िएगा। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि यॉर्कर का संबंध किस खेल से है। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर तो हर किसी को मालूम ही होगा। तो यॉर्कर जो बर्ड है वो किस खेल से है? ये है हॉकी नहीं, बिल्कुल क्रिकेट से संबंधित है यॉर्कर बर्ड्स का। इस बात को भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपसे अगला प्रश्न पूछा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो साथियों, जो साउथ भारत की हमारी जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। इस बात को याद रखिए। अब इस प्रश्न से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं उनको पढ़ते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है। कौन सी है? अन्नाईमुदी। और यह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इस बात को भी याद रखिए, कहाँ पर है? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में है। और यह चोटी केरल के एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों की सीमा पर है। अन्नामुडी की ऊंचाई 2695 मीटर है। अन्नामुदाई नाम का मतलब है कि हाथी का सिर। यह पहाड़ हाथी के सिर जैसा दिखता है। इस बात को भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, यानी कि हमारे जो संविधान में डीपीएसपी है वो किस देश से लिए गए हैं। ये प्रश्न हमारी पॉलिटी का है, इस बात को आप जानती हैं। तो हमारे जो डीपीएसपी हैं वो किस देश से? वो आयरलैंड से हमने लिए हैं। इस बात को भी याद रखिए। अब इस प्रश्न से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को यानी कि डीपीएसपी को विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान ने इसे स्पेन के संविधान से लिया था। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 3651, याद रखना है कि आर्टिकल 3651 के अंतर्गत ये आते हैं और भाग 4 में है। दो बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 36 से 51 तक और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। इस बात को भी याद रखना है आप सभी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया एक मंदिर से, जो टेम्पल है उसके बारे में प्रश्न आया कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था। इस बात को आपको बताना है। तो यहाँ पर आयरलैंड गलती, फिर इसको तो छोड़िए आप। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के राजा चोल ने, जो फर्स्ट जो था राजा, उसने करवाया था। और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच हुआ था। और ये मंदिर कहाँ पर? ये तंजावुर के तमिलनाडु में ये मंदिर स्थित है। इस बात को भी याद रखें, कहाँ पर? तंजावुर तमिलनाडु में ये मंदिर स्थित है। बात करें किस शैली में बनाया, तो यह द्रविड़ शैली में बनाया गया। इस बात को भी याद रखिए। और इसका निर्माण करवाने वाले थे चोल वंश के राजा राज चोल फर्स्ट थे। इस बात को भी याद रखना है। अब हम कुछ इनकी जो फीचर्स हैं वो पढ़ेंगे। विशेषता क्या है इस मंदिर की? तो भारत के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक ग्रेनाइट से बना शिवलिंग भारत की सबसे बड़ी शिवलिंगों में से नंदी की मूर्ति देश की सबसे बड़ी मूर्ति है। इस बात को भी याद रखिए कि सबसे अधिक ग्रेनाइट इसमें यूज़ किया है इस मंदिर को बनवाने में। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। और एसएससी एमटीएस की हर शिफ्ट में कम से कम 3 से 4 प्रश्न आर्ट एंड कल्चर यानी कि फेस्टिवल्स, डांसेस और उनसे संबंधित जितने भी कलाकार हैं वो ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। तो एक प्रश्न आपके सामने है कि लोसांग जो उत्सव है, जो लोसांग फेस्टिवल है, वो कहाँ पर मनाया जाता है। साथियों, जो लोसांग फेस्टिवल है कहाँ का? ये सिक्किम का है। इस बात को याद रखना है। अगर गलती से भी ये कहता है कि लोसर फेस्टिवल कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है लोफर तो लद्दाख का है और लोसांग कहाँ का? सिक्किम का। कई बच्चे इसमें कन्फ्यूजन करते हैं, लोसांग कहाँ का होता है? सिक्किम का है, और लोसर लद्दाख का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न आगे आपसे पूछा गया तो उसकी बात करते हैं। देखिए, भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है यानी कि फेस्टिवल है? दोस्तों, ये बिहू डांस है जो भोगाली बिहू कहाँ का? ये असम का एक फेमस डांस है। इस बात को याद रखिए। और असम का एक क्लासिकल डांस भी है जिसका नाम फत्रिया है, जो कि एक फेमस और नवीनतम क्लासिकल डांस है। इसको आप जानते हैं। हाँ, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रश्न मैंने आपसे कई बार कहा है कि ध्यान से जो भी हमारे संविधान के भाग या अनुच्छेद हैं उनमें से मुख्य चीज़ पढ़ के आपको जानिए। गारंटीड से जो भी 3 से 4 प्रश्न बनते हैं पॉलिटी के, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो जो मौलिक कर्तव्य है साथियों, हमारे देश में जो मौलिक कर्तव्य हैं यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो कहाँ से? वो हमने रूस से लिए हैं। सोवियत संघ रूस से इसको अपनाया गया है।
मौलिक कर्तव्य को, इस बात को याद रखिए। और आपसे पूछता है कि हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आपको 4 ऑप्शन में देता है और आपसे एक जो होता है उसमें से पूछता है कि इनमें से कौन सा है, और 3 नहीं होते हैं। इसीलिए आप सभी को पढ़ के जाना है इन सभी को। देखिए, संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना, पहला ये आपका मौलिक कर्तव्य है। दूसरे की बात करें, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना, ये दूसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, ये तीसरा मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें, जो हमारा 4th नंबर का मौलिक कर्तव्य है। 5वें नंबर की बात करें कि सामान्य भाईचारे की भावना को रखना, ये हमारा 5वां मौलिक कर्तव्य है। और मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करना, ये हमारा 6ठा मौलिक कर्तव्य है। बात करता हूँ मैं नेक्स्ट, प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखें, ये हमारा 7वां मौलिक कर्तव्य है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, ये हमारा 8वां मौलिक कर्तव्य है। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना 9वां मौलिक कर्तव्य है। और उत्कृष्टता के लिए प्रेसी में है ये। अब बात करें अगले लास्ट वाले की, तो सभी माता पिता अभिभावकों को यह कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल भेजना, ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। इन बातों को याद रखना, 11 की 11 इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। नेक्स्ट देखिए कि निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो साथियों, मूल अधिकार हमने अभी बात की थी, वो मौलिक कर्तव्य थे जो कि रूस से लिए थे। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि मौलिक अधिकार हैं, जो हमने कहाँ से, ये हमने अमेरिका से अपनाए हैं। किस कंट्री से? अमेरिका से इसको लिया है, इस बात को मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इस प्रश्न को जानते हैं कि मूल अधिकार जो हैं वो अनुच्छेद किस में है। सबसे पहली बात, ये हमारे भाग 3 में आते हैं। कहाँ पर? भाग 3 में आते हैं, इस बात को भी याद रखिए। मूल अधिकार हमारे भाग 3 में आते हैं। बात करें किस आर्टिकल में, तो साथियों आर्टिकल 12 से 35 में ये आते हैं, इस बात को याद रखना है। अनुच्छेद 12 से 35 में मूल जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लेख है, ठीक है। अब देखिए आंसर 12 से 35 में क्या है हमारा, और भाग किसमें, भाग 3 में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो हमारे फोक डांस हैं, हमारी जो आर्ट एंड कल्चर है, उसमें से 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है। आर्ट एंड कल्चर को आपको पूरी तरह से पक्के करना है। देखिए, कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर है ना डांडिया। जो डांडिया रास है, जो डांडिया डांस है, वो कहाँ का है, ये गुजरात का है। तो यहाँ से कुछ जो भी महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उनको पढ़ते हैं। देखिए, डांडिया रास गुजरात का एक लोक नृत्य है जो नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है। आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में नवरात्रि चल रही हैं और ये डांस भी नवरात्रि का है। सबसे पहले अगर आप भी नवरात्रि को मानते हैं, माताओं को मानते हैं, तो कमेंट में सबसे पहले नवरात्रि सभी माताओं का उल्लेख कीजिए और जय माता दी लिखिए कमेंट में। देखिए, डांडिया रास जो गुजरात का एक प्रमुख लोक नृत्य है जो नवरात्रि उत्सव के दौरान होता है, इस बात को याद रखना है। गुजरात के जो अन्य लोक नृत्य आपको याद रखने हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना बनती है, जैसे गरबा। गरबा गुजरात का बहुत फेमस डांस है, इस बात आप जानती हैं। घेरिया, डांगी नृत्य, मटकुरडी, सिद्दी धमाल, टिप्पाड़ी और हुड़ा शामिल है। ये सभी गुजरात के फोक डांस यानी कि लोक नृत्य भी हैं और फेस्टिवल्स भी हैं, इनको भी याद रखिए। सबसे जो महत्वपूर्ण अभी पूछा है वो डांडिया है, जो कि गुजरात का है, जो कि नवरात्रि के दौरान होता है। डांडिया कहाँ का? गुजरात का, जो कि देवी महिषासुर इन दोनों के बीच होता है। बात करें साथियों कालबेलिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया डांस है, कालबेलिया ये कहाँ का? कालबेलिया राजस्थान का एक फेमस डांस है। कालबेलिया कहाँ का? राजस्थान का है। फिर अब बात करूँ मैं, कालबेलिया ये विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, एग्जाम में आने की संभावना है इसकी। ये हमारे विश्व धरोहर की सूची में कालबेलिया डांस है, जो कि राजस्थान का है साथियों। बात करें इसका नाम, जो कि दूसरा नाम इसका सपीरा डांस है। क्या है इसको? दूसरा नाम सपीरा डांस भी, इसको भी याद रखिए। कालबेलिया का दूसरा नाम क्या है? सपीरा डांस है। बात करें रासलीला कहाँ का? ये उत्तर प्रदेश का है रासलीला, इसको भी याद रखिए। रासलीला कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है, इसको मत भूलना। बात करें भांगड़ा, जो भांगड़ा फेस्टिवल है कहाँ का है? पंजाब का फेस्टिवल है भांगड़ा। इन सब बातों को नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, पेरिस जो वर्तमान में आप जानते हैं जुलाई के अगस्त के महीने में जो पैरा ओलंपिक हुए थे, उनको याद रखिए। पेरिस ओलंपिक 2024 में अवनी लखेरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? करंट अफेयर्स की प्रश्न पूछ रहा है आपसे। तो देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड के साथ शूटिंग में अवनी लखेरा ने इतिहास दोहराते हुए
10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। वहीं मोना अग्रवाल ने 228.7 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। अवनी ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए 249.7 अंकों के साथ नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया। इस बात को आप याद रखिए। मैं आपसे बात करूं इकोनॉमिक्स के प्रश्न 2-3 प्रश्न आ रहे हैं इकोनॉमिक्स के, उनको भी पढ़ेंगे आगे। देखिए, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है, यानी कि जूट के उत्पादन में सबसे प्रचुर मात्रा में देश कौन सा है, इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल, जो कि जूट के उत्पादन में सबसे प्रचुर मात्रा में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ये प्रश्न हमारा इकोनॉमिक्स का है। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? तो साथियों, कोई जो कंट्री है उसका जो विकास है वो किस देश पर डिपेंड रहता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, उपयुक्त सभी। तो किसी देश का जो आर्थिक जो विकास है, इकोनॉमिक जो विकास डेवलपमेंट जो होता है वो किससे होता है? जो पहला जो प्राकृतिक संसाधन, इसका भी उपयोग होगा, बाजार का आकार भी, ये भी जरूरी है, पूंजी का निर्माण होना, ये तीनों ही चीज़ें आवश्यक हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। बात करते हैं अगला प्रश्न, जो कि ये भी हमारा इकोनॉमिक्स का ही प्रश्न है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? हमारे देश में सबसे पहले जो नेशनल इनकम है, यानी कि राष्ट्रीय आय है, उसका सबसे पहले आकलन करने वाले थे, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। इन्होंने सबसे पहले हमारे देश में राष्ट्रीय आय का आकलन किया है। इस बात को याद रखिए, राष्ट्रीय आय जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं, नेशनल इनकम, ठीक है, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत के संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में आते हैं ये सब, और इनमें मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। अभी हमने पढ़े थे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी कितनी होती हैं? 11 होती हैं, लेकिन पहले 10 थी, लेकिन अब वर्तमान में 11 हो चुकी हैं। एक और हमारा जोड़ा गया, इसका नाम है, देखिए पढ़ते हैं, वर्तमान में 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं भारत के संविधान के भाग 4A में, जो कि आर्टिकल 51A में आते हैं। इसमें 11वें जो मौलिक कर्तव्य है वो निर्धारित किए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों को 1976 यानी 1975 में सरदार फर्ड सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। प्रारंभ में वे संख्या 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ 11वां कर्तव्य जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इस बात को भी आप सभी को याद रखना है। तो आज की क्लास को यहीं करते हैं फिनिश। आने वाली शिफ्ट का करेंगे एनालिसिस। थैंक यू सो मच। अगर आप PDF चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।